दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक नए लेसन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसका लेसन नंबर 20 जिसका नाम है विद्युत धारा विभव एवं विद्युत सेल। यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत का ट्रैक पकड़ा था, ठीक है, यानी 19 नंबर से हम लोग विद्युत के बारे में पढ़ना था, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत का परमाणु मॉडल पढ़ा था। अब इस लेसन में हमें विद्युत धारा विभव एवं विद्युत सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम इसमें देखेंगे विद्युत धारा, ठीक है। इसमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं, तो आपको विद्युत धारा पढ़ना है। विद्युत धारा में विद्युत के प्रकार क्या हैं, उसके बाद से विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत सेल, ठीक है। विद्युत सेल में वाहक, विद्युत वाहक बल क्या होता है, फिर विद्युत क्षेत्र और उसके बाद से गोलीय आवेश, यही हमको पढ़ना है टॉपिक। तो सबसे शुरू करते हैं हम लोग विद्युत धारा के, ठीक है। विद्युत धारा, तो आप लोगों को जब पिछले वीडियो में एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे तो उसमें एक फार्मूला आपको दिखने को मिला होगा कि I बराबर जो होता है Q अपान T होता है, Q अपान T, ये फार्मूला आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। तो ये इसी से आप लोग फार्मूला इसका डिफिनीशन बता सकते हैं कि किसी चालक पदार्थ में, ठीक है, आवेशों की प्रवाह दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। यानी किसी चालक में, ठीक है, कोई भी चालक है, ठीक है, यदि इसमें Q आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, इनको प्रवाहित होने में जो समय लग रहा है T समय लग रहा है, तो जो इसमें धारा प्रवाहित होगी उसको हम इस इक्वेशन द्वारा क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं कि जो इसमें धारा होगी Q अपान T होगी, Q अपान T। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी चालक पदार्थ में आवेशों की प्रवाह दर को हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि आवेश कौन इसमें गमन करेगा, तो कौन गमन करता है, तो इलेक्ट्रॉन करता है। कौन गमन करता है, इलेक्ट्रॉन ही तो विद्युत वाहक होता है, यही तो विद्युत वाहक होता है, क्योंकि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, उसी में हमारा विद्युत धारा चलेगी। बात समझ में आई है। चलिए, तो यहाँ से आपको पता हो गया कि I बराबर क्या होता है, Q अपान T। लेकिन आप लोगों ने पिछले लेसन में पढ़ा था कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, N इंटू E, पढ़ा है ना। Q बराबर क्या होता है, N इंटू E। तो मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान रहे, इसको इक्वेशन सेकेंड मान ले, तो इक्वेशन फर्स्ट में Q का मान रखेंगे तो जो धारा I का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, फार्मूला एक और आ जाएगा, N इंटू E अपान T, N इंटू E अपान T, एक ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश आपको पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। ये वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने के दे देगा, जैसे I का मान दे देगा कि I बराबर कितना है, जैसे I बराबर 2 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। कितने समय के लिए बह रही है, तो मान लीजिए 5 सेकेंड के लिए बह रही है, ठीक है। उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है N बराबर दे दे, या पूछ दे कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यही पूछ देगा कि कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, ठीक है। यानी 2 एम्पियर की धारा बह रही है किसी चालक तार में और समय लग रहा है 5 सेकेंड का, तो बताइए कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, या कितने इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर को ही तो हम लोग कहते हैं विद्युत धारा ना। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गमन कर रहे हैं, तो आप इस फार्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे I का मान रख देंगे 2 एम्पियर, T का मान रख देंगे 5 सेकेंड, E का मान रख देंगे इतना, और उसके बाद से सब पक्षांतर करके N का मान यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। समझ में आया। जैसे देखिए यहाँ पे फार्मूला रखेंगे तो I बराबर कितना एम्पियर है, 2 एम्पियर, चलिए 2 रख दिए, बराबर N का मान निकालना है, E का मान कितना आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, अब बटे में T का मान कितना है 5 है, T का मान कितना है 5 है। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 बराबर N गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। N का मान निकालना है, तो N का मान निकालेंगे तो 10 के बटे में हो जाएगा ये सब वैल्यू, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। 19 को ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटा में 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 19 ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, देखिए 10 है, ये प्लस 19 हो जाएगा, तो 10 घात कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 घात 20। अब इसमें भाग करके अब जितना वैल्यू आएगा
समझिए उतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे उसमें प्रवाहित होंगे, उस चालक तार में उतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे प्रवाहित होंगे। बात समझ में आई है। तो ऐसे आप लोग ऐसे न्यूमेरिकल पूछ देगा या इस पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दे देगा, ठीक है, कि इतने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं इतने समय के लिए, तो धारा बताइए, तो Q बराबर आई इंटू आई बराबर क्या रख देंगे Q अपन T, या यहीं से आपका फार्मूला Q बराबर क्या निकल के आ जाएगा, Q बराबर त्रिय गुणा करेंगे तो I इंटू टी, ठीक है, इससे यानी एक इक्वेशन याद कर लेंगे तो उससे आप फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। यहीं से T का मान निकालेंगे तो Q अपन I हो जाएगा। बात समझ में आई है, चलिएगा। तो ये आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, ये जितने फार्मूले हैं इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं विद्युत धारा के जो प्रकार हैं, जो विद्युत धारा के प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक हमारी एसी करंट होती है, यानी इसको क्या बोलते हैं, एसी करंट को प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। और एक होती है हमारी डीसी करंट, क्या होती है डीसी करंट, जिसको बोलते हैं दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा, ठीक है। एसी करंट और डीसी करंट पता होगा आपको। तो ये है धारा के प्रकार। एसी करंट किसे कहेंगे, एसी करंट उसे कहेंगे जिसका जो परिमाण है दिशा के साथ क्या हो, बदलता हो, यानी दिशा और परिमाण दोनों साथ साथ बदलता हो, यानी आपकी दिष्ट धारा ऐसे चलती है, ठीक है। यानी कभी +1 होती है, देखिए 0 से स्टार्ट होती है, +1 फिर 0 फिर -1 फिर 0 फिर +1 फिर 0 फिर -1, ऐसे क्या होती है, इसका जो होता है परिमाण और दिशा क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। जैसे आप लोग बल्ब, हीटर, ठीक है, कूलर हुआ, पंखे हुए, ये सब किस पे, पंखा भी हुआ, पंखा तो दिष्ट धारा पे भी चलता है, ठीक है। तो यही जो हुए बल्ब हुआ, हीटर हुआ, आपका कूलर हुआ, ये सब किस पे कार्य करते हैं, एसी करंट पे कार्य करते हैं। किस पे, एसी करंट पे, ठीक है। आपका फ्रिज हुआ, ये सब किस पे काम करेंगे, एसी करंट पे। और समझ लीजिएगा एसी जो करंट होती है बहुत डेंजरस होती है। क्या होती है, बहुत ही डेंजरस होती है, ठीक है। ये पकड़ लेगी तो आपको बाई चांस ज़्यादा वोल्टेज की होगी तो आपको मार ही डालेगी, ठीक है। तो आप लोग इस करंट से बच के रहिएगा ज़्यादा। बात करते हैं दिष्ट धारा की। तो ये जो धारा होती है यह इसकी दिशा बदलता ही नहीं है, ठीक है, यह एक ही डायरेक्शन में बहती है, इसको कहते हैं दिष्ट धारा, ऐसे, ठीक है। जो कंप्यूटर का बाइनरी लैंग्वेज होता है ना, 0 1 0 1, ये ऐसे ही चलती है, ठीक है, 0 0 ऐसे चलती है, 0 1 0 1 ऐसे चलती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग दिष्ट धारा। ये इसका ग्राफ है, ठीक है, दोनों का ये ग्राफ है। तो दिष्ट धारा होती है, यह इसकी दिशा नहीं बदलती है, ठीक है। और यह बाइनरी नंबर जैसे चलता है ना आपका 0 1, कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट होती है 0 1 1 0, तो इसी तरह चलती है 0 1 0 1 0 1, ये यानी ऐसे इसकी डायरेक्शन चेंज ही नहीं होती है, ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में बहती है। जैसे आपका आता भी है, ठीक है, डीसी मोटर आता है, डीसी जनित्र आता है, ठीक है, कई चीज़ डीसी आती हैं जो डीसी पे कार्य करता है। जैसे आपका विद्युत सेल हुआ, उससे आप डीसी करंट मतलब उत्पन्न करते हैं, हम लोग प्राप्त करते हैं। इन्वर्टर हुआ, उससे डीसी करंट ही हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डीसी करंट और प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट। बात समझ में आई है। तो इतना आप लोग नोट करिएगा। आगे हमारा जो टॉपिक है विद्युत विभव, विभव क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग बात करते हैं विभव की। विभव, ठीक है, विभव क्या होता है, विभव। तो विभव आप बताएंगे कि किसी भी धन आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु पे लाने पे, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है तो उसके चारों तरफ विद्युत चुंबकीय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। जब आप लोग चुंबक पढ़े होंगे तो उसमें चुंबकीय विभव पढ़े होंगे और चुंबकीय विभवांतर पढ़े होंगे। उसी तरह विद्युत पढ़ा जाता है तो इसमें भी विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर हमें पढ़ना है। तो जैसे उसमें डिफिनीशन है सेम वही डिफिनीशन यहाँ पे है, बस वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में हो जाता है वो जो
पॉइंट हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में आ जाता है, और यहाँ पे जो हम लोग कहेंगे विद्युत क्षेत्र में कहेंगे, क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र में। तो आप लोग कहिएगा कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो वह एरिया, ठीक है, ठीक है, वह एरिया जिसमें किसी आवेश को लाने पर, ठीक है, किसी आवेश को लाने पर वह क्या करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। आकर्षण, जैसे मान लीजिए इसमें धन आवेश होगा, तो यदि लाएंगे हम धन आवेश को तो क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करने लगेगा, या ऋण आवेश को लाएंगे तो आकर्षित करने लगेगा, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि जैसे विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पे किसी आवेश को लाने पर वह वैद्युत बल में क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। इसको सबसे पहले बताया था माइकल फैराडे ने, ठीक है। तो चलिए, वैद्युत क्षेत्र हो गया ये। इसमें कोई एक बिंदु है, ठीक है, जैसे मान लीजिए बिंदु एक P है, ठीक है, क्या है, बिंदु P है। तो इस बिंदु पर अनंत से, कहाँ से, अनंत से किसी एकांक धन आवेश को, या कोई मतलब एकांक धन आवेश को हम लाएं, ठीक है, यहाँ से इस विद्युत क्षेत्र में लाएं, तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कार्य करना पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ तक लाने में इसको कार्य करना पड़ेगा। तो किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो कह देंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर अनंत से एकांक धन आवेश को लाने में किया गया कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। और वैद्युत विभव का जो इसका फार्मूला जो होता है, V बराबर होता है, देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, एकांक आवेश को ला रहे हैं ना, तो जो एकांक समय में या एकांक आवेश में जब एकांक नाम ले लेता है तो वो कहाँ पे चला जाता है, बटे में। तो एकांक आवेश को किससे डिनोट करते हैं, Q को। अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को किससे डिनोट किए हैं, W से। तो किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव, V से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला, V बराबर W/Q। इसका मात्रक की बात कर ले तो मात्रक देखिए, W का मात्रक क्या होता है, जूल, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम कहिए, या इसी को बोल देते हैं हम लोग बोल्ट। क्या बोल देते हैं, एक शब्द में बोल्ट कह देते हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे कि विद्युत जो विभव होता है उसे क्या कहेंगे, तो विद्युत क्षेत्र में किसी स्थित एक बिंदु पर अनंत से लाए गए एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। बात समझ में आई है, चलिए। तो ये समझ गए। और विभवांतर समझिए, विभवांतर सेम इसी पे देखिए, विभव और विभवांतर। विभवांतर का मतलब विभव में अंतर, अब विभव में अंतर कब होगा भाई, जब दो बिंदु, अंतर कब निकालते हैं, जब दो हमें मान, कम से कम दो मान पता है तभी तो हम अंतर निकाल पाते हैं। तो इसमें क्या होगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है हमारा। इसी में एक बिंदु B है और एक बिंदु A है, ठीक है। तो इसी के बीच हम आवेश को क्या करेंगे, ले जाएंगे। तो कहेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदु A और B है, तो B से A तक किसी एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। जैसे यहाँ से हम Q आवेश को कहाँ तक ले गए हैं, A तक ले गए, तो जितना कार्य करना पड़ेगा B से इस एकांक आवेश को A तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वह हमारा कहलाएगा विभवांतर। यानी देखिए, यहाँ पे भी विभव निकालेंगे, यहाँ पे इन दोनों का अंतर निकालेंगे, वही हमारा, क्योंकि कहता है विभव में अंतर को हम लोग क्या उसको बोलेंगे, विभवांतर, ठीक है। तो उसके लिए दो बिंदु होना जरूरी होगा। तो अब कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में ठीक है, स्थित दो बिंदुओं के बीच किसी एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य को हम लोग विद्युत विभवांतर कहते हैं। हम इस आवेश को B से A तक ले जा रहे हैं ना, तो विभवांतर निकालेंगे VA माइनस VB बराबर क्या होता है, विभव का फार्मूला सेम यही लिखेंगे,
W/Q, W/Q। इसका भी मात्रक क्या होता है? वोल्टी होता है, क्योंकि विभव में बस हम लोग अंतर निकाल रहे हैं ना। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट या जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। बात ये ध्यान रखिएगा कि देखिए विभव क्या हो सकता है या विभवांतर। देखिए यदि हम धन आवेश को ले जाएंगे, ठीक है, तो हमारा विभव या विभवांतर निकलेगा वो धन निकले, पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है, पॉजिटिव निकलेगा। और ऋण आवेश को ले जा रहे हैं तो विभव क्या निकलेगा? ऋण निकलेगा, ऋणात्मक निकलेगा। बात समझ में आई है? तो इतना समझ गए आप लोग। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग वैद्युत सेल की, ठीक है, वैद्युत सेल की। तो देखते हैं उसको वैद्युत सेल क्या होता है। बस आप लोग ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, 2 फार्मूला, ठीक है, क्योंकि आपको फार्मूले से ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए देगा, या आपको विभवांतर की डिफिनीशन तो नहीं पूछेगा, बस इससे कुछ ऐसा पूछ देगा जैसे जैसे अभी हमने बताया कि जो होता है धन आवेश के लिए विभव क्या होता है? धनात्मक होता है, और ऋण आवेश के लिए जो विभव होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो आपको दे देगा कोई से कि जैसे आवेशी दे दे, वो पॉजिटिव दे दे, अब पूछेगा इसका विभव होगा, सॉल्व करेंगे तो जो पॉजिटिव या नेगेटिव में दिया रहेगा तो आप उससे मार सकते हैं, ठीक है। या पूछ देगा कि धन आवेश के कारण उत्पन्न विभव होता है, धन आवेश, ऋण आवेश, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या मारेंगे? धन आवेश के कारण धन आवेश विभव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं शेल की। चलिएगा तो हम लोग समझते हैं वैद्युत सेल, वैद्युत सेल, ठीक है। तो देखिए वैद्युत सेल जनरली क्या करता है? ये रासायनिक पदार्थ को, रासायनिक पदार्थ को, ठीक है, पदार्थ को किसमें चेंज करता है? विद्युत में, ठीक है। किसमें चेंज करता है? विद्युत में। तो कहेंगे कि वैद्युत सेल एक ऐसा यंत्र होता है, ऐसा युक्ति होता है जो रासायनिक पदार्थ को विद्युत में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? रासायनिक पदार्थ को विद्युत में कन्वर्ट करता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत सेल। क्या कहते हैं? वैद्युत सेल। हम ये जो हमारा वैद्युत सेल होता है यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, और दूसरा होता है हमारा द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल, ठीक है। तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर है इसको आप लोग समझिएगा। तो समझिएगा, देखिए जो प्राथमिक सेल होता है, ठीक है, प्राथमिक जो सेल होता है ये क्या होता है कि देखिए इसमें एक बार ये जो कहता है ना, जो विद्युत सेल होता है रासायनिक पदार्थों को क्या करता है? विद्युत में कन्वर्ट करता है। तो प्राथमिक सेल में वे सेल आएंगे जिनकी रासायनिक ऊर्जा खत्म होने पर, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा खत्म होने पर विद्युत नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, विद्युत नहीं प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते। यानी इसमें रासायनिक पदार्थ खत्म हो गया तो हम विद्युत समझिए उससे विद्युत आना बंद हो जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे घड़ी का सेल, ठीक है, घड़ी का सेल देखे होंगे, उसमें जब खत्म हो जाता है तो घड़ी बंद हो जाती है, उसको पुनः हम आवेशित नहीं कर सकते, पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसको पुनः हम आवेशित नहीं कर सकते हैं, पुनः आवेशित नहीं कर सकते, इनको हम लोग पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ये कर सकते हैं कि जब ये इनका रासायनिक पदार्थ खत्म हो जाएगा तो हम इसमें नया रासायनिक पदार्थ डाल के इनको पुनः यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग आवेशित नहीं कर सकते हैं, आवेशित नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा इसका डेनियल सेल, ठीक है, एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा डेनियल सेल, डेनियल, लेक्लांसी हो जाएगा लेक्लांसी सेल, शुष्क सेल, शुष्क सेल, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके उदाहरण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उदाहरण। डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल और शुष्क सेल कैसे बने होते हैं इसके बारे में समझ लीजिए। तो देखिए
जो हमारा जो डेनियल सेल होता है, ठीक है, जो डेनियल सेल होता है, डेनियल सेल, ठीक है, जो हमारा डेनियल सेल होता है इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जिंक का होता है और एक कॉपर का होता है, ठीक है। और ये कहाँ डूबे होते हैं, तो CuSO4 के विलयन में डूबे होते हैं। किस में डूबे होते हैं, CuSO4 के विलयन में डूबे होते हैं। और इसमें जो विध्रुवक का कार्य करता है वो H2SO4 करता है, इनको तोड़ने के लिए, ठीक है, क्या कार्य करता है, H2SO4 कार्य करता है ध्रुवण के लिए, ठीक है। बात करते हैं लेक्लांसी सेल में। लेक्लांसी सेल में ये आपसे बस पूछ सकता है, इसलिए बताया है आपके बुक में कि जैसे आपको ऑप्शनल में दे देगा, ठीक है, कि डेनियल सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है, तो विध्रुवक का कार्य करता है H2SO4 कार्य करता है, ठीक है। विलयन कौन सा होता है, तो CuSO4 होता है, ठीक है। उसमें कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं, तो Zn और Cu होता है। ये आपसे ऑप्शनल में पूछ सकता है, ठीक है। उसी तरह लेक्लांसी सेल में जो होता है इलेक्ट्रोड किस चीज किस किस धातु का बना होता है, उसमें कौन सा विलयन डाले होते हैं, इसके बारे में समझिएगा। तो जो लेक्लांसी सेल होता है इसमें Cu और Zn का क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोड होता है। और यह किस में डूबा होता है, तो NH4Cl में, अमोनियम क्लोराइड में क्या होता है, डूबा होता है। किस में डूबा होता है, अमोनियम क्लोराइड में डूबा होता है। बात कर लेते हैं शुष्क सेल की। तो जो शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल, इसमें क्या होता है, तो जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड और MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन दोनों के पेस्ट को एक, ठीक है, एक जस्ते के क्या करते हैं, पन्नी में क्या करते हैं, रख देते हैं। और यही हमारा क्या करता है, ये जो है ये खुद रीड आवेश का कार्य करता है, ठीक है, खुद रीड आवेश का कार्य करता है। और जो इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है, शुष्क सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध R से डिनोट कर दे, आंतरिक जो प्रतिरोध इसका होता है 0.1 ओम होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम होता है। बात समझ में आई है। तो वहीं बस प्राथमिक सेल किसे कहेंगे, तो प्राथमिक सेल वैसे उनको कहेंगे कि जिन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी एक बार डिस्चार्ज होते तो उनको चार्ज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, यानी उनकी रासायनिक ऊर्जा खत्म होने पर हम विद्युत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विद्युत प्राप्त करने के लिए उनमें नया हमें रासायनिक डालना पड़ेगा, रासायनिक पदार्थ को डालना पड़ेगा, ठीक है, इनको पुनः आवेशित नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, शुष्क सेल। डेनियल सेल में क्या होता है, जो CuSO4 का विलयन होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड, एक जस्ता का होता है, एक कॉपर का होता है, ठीक है, इसको डाले होते हैं। इसमें विध्रुव का जो कार्य करता है वो क्या करता है, H2SO4 करता है। उसी तरह लेक्लांसी सेल में कार्बन और जिंक का क्या होता है, इलेक्ट्रोड होते हैं जो अमोनियम क्लोराइड में डूबे होते हैं। और जो शुष्क सेल होता है इसमें अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पेस्ट होता है एक जस्ते की पन्नी में लपेट के डाला मतलब रख दिया जाता है, जो खुद किसका कार्य करती है, रीड आवेश का कार्य करती है, ठीक है, रीड आवेश का कार्य करती है। और उसमें देखे होंगे एक लीड लगाया गया होता है, वो पॉजिटिव का कार्य करती है, ठीक है। और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है 0.1 ओम का होता है शुष्क सेल का। बात समझ में आई है। अब बात करते हैं द्वितीयक सेल की। तो जो द्वितीयक सेल होता है इसमें आता है हमारा सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल या क्षारीय सेल, क्षारीय सेल, ये जो होते हैं हमारे द्वितीयक सेल होते हैं, इनको हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं, यानी यही इनमें मेन खासियत है, आवेशित कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए जब ये चार्ज होगा तो इसका जो रासायनिक होगा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक जो ऊर्जा होगी, ठीक है, वह किस में कन्वर्ट होगी, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, जब चार्ज होगी तब। अब जैसे ही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगी तो भाई जैसे इस पे लोड रखेंगे, कुछ बल्ब जलाएंगे, पंखे चलाएंगे, तो क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगी तो धीरे धीरे रासायनिक ऊर्जा खत्म होगी, खत्म होगी। तो समझिए जब खत्म हो जाएगी तो हम कहते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गई, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं हम, जब चार्ज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो चार्ज करते हैं तो जो विद्युत होता है, विद्युत ऊर्जा,
जो विद्युत ऊर्जा होता है किसमें कन्वर्ट होने लगता है, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें कन्वर्ट होने लगता है, रासायनिक ऊर्जा में। फिर रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो गया, और फिर जब इसका यूज करते हैं तो वही रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में फिर कन्वर्ट होने लगता है। तो ये होता है हमारा द्वितीयक सेल, सीसा संचायक सेल, और जो क्षारीय सेल होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे द्वितीयक सेल होते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं। यही है इसका मेन जड़ कि इसको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, यानी ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर इसको चार्ज करके हम उपयोग में ला सकते हैं द्वितीयक सेल को। ठीक है, इसमें आता है आपका सीसा संचायक सेल, और ये जो सीसा संचायक सेल होता है किससे किससे मिलकर बना होता है, तो PbO2 और Pb से, और ये किस विलयन में होता है, तो H2SO4 के विलयन में होता है। ये जो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव का कार्य करता है, और ये Pb जो इलेक्ट्रोड होता है यह नेगेटिव का कार्य करता है। ठीक है, और ये किस में डूबा होता है, H2SO4 में। इसे सीसा संचायक सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि Pb को ही तो हम लोग सीसा कहते हैं ना, Pb को ही हम लोग क्या कहते हैं, शीशा कहते हैं। शीशा को Pb से डिनोट करते हैं, इसलिए इसको सीसा संचायक सेल कहते हैं। बात समझ में आई है। तो ये रहा आपका सेल। एक आपको डायग्राम दिखा दिया जा रहा है सेलों का, प्राथमिक सेलों का संक्षिप्त विवरण। जो हम लोग प्राथमिक सेल पढ़े हैं इनका एक संक्षिप्त विवरण आपको डायग्राम द्वारा दिखा दिया जा रहा है। इसमें देखिए क्या क्या दिया है, इलेक्ट्रोड दिया है, ठीक है, धन इलेक्ट्रोड दिया है, यानी कौन, जैसे ये Zn Cu Zn था ना, ये कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा निगेटिव होता है आपको डायग्राम में दिखाया है। ठीक है, इसमें विद्युत अपघट्य यानी जो विलयन डाले होते हैं कौन सा होता है, और जो विध्रुवक का कार्य जो करता है वो कौन सा होता है, सब दिया है इसमें। ठीक है, तो चलिए, विद्युत वाहक बल भी कितना उत्पन्न होता है ये भी इसको दिया है। ठीक है, ये भी दिया है आपको, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, और फिर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। जो हमने सेल पढ़ा उसमें विद्युत वाहक बल पढ़ेंगे कि क्या होता है। उसके बाद से आगे टॉपिक है विद्युत क्षेत्र और गोलीय आवेश। ये दो टॉपिक बचेंगे, इसी के साथ जो है लेसन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से इसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।